my name is Kanya Talat and today we will discuss on the topic that is corrosion. सबसे पहले corrosion है क्या? What is corrosion? Corrosion is basically decay of metal, deterioration of metal, eating away of metal. यानी आप किसी भी डेफिनेशन को स्टडी कर लें, उसका जो बेसिक मीन है वो यही है कि मेटल की तबाही. यू कैन से डिके ले लें, डिटोरिएशन ले लें एंड ईटिंग वे ले लें, यानी खाया जाना मेटल का, उसका तबाह हो जाना, वो क्या है हमारे पास? कोरोजन. अब इसकी एग्जांपल्स होती हैं कोरोजन की. अगर जो आयरन मेटल है वो डिके हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर हमारे पास सिल्वर मेटल है उसकी कोरोजन हो रही है, उसको हम बेसिक नेम देते हैं कि टार्निश ऑन सिल्वर. एंड अगर कॉपर मेटल है तो उसके लिए होता है ग्रीन पेटिना फॉर्मेशन हो जाती है ऑन कॉपर. सो ये बेसिकली इस तरीके से किसी भी मेटल का जो कोरोजन होता है वो मेटल को रोड होता है या उसका डिके जो होता है उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है. तो कोरोजन जो है वो किसी भी मेटल का डिके होना है और रस्टिंग जो है वो स्पेसिफिकली आयरन के लिए है. ये बात आपने याद रखनी है, कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस. उसके बाद है कोरोजन का. अगर आप टॉपिक देखें तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही फॉल कर रहा होता है. लाइक अगर हम बीएस देख लें, एफएससी देख लें, मैट्रिक देख लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पहले उसकी बेसिक्स बता के उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बता के फिर कोरोजन का टॉपिक भी होता है. इसका मतलब ये है कि कोरोजन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक है. ऑब्वियसली है, कोरोजन जो है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल ही वो है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है. क्या? एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करेगा एक सोल्यूशन, और दैट्स व्हाई जो होल प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा. तो हम इसका ये भी जो है कंपैरिजन भी देखेंगे कि कैसे जो है ये बेसिक प्रिंसिपल जो है कोरोजन का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरह ही होता है. इसके अलावा जो किसी भी मेटल की आप कोरोजन की बात करें ना तो उसमें ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स बन जाते हैं. कोरोड हो के मेटल का, लाइक अगर फेरस है यानी आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और वो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा. अब सल्फर है वो सल्फाइड बना लेता है, सल्फर कह रही हूँ, सिल्वर है जो मेटल. इसी तरीके से कोई भी मेटल है तो वो ऑक्साइड्स बना लेगा. अब जो वो ऑक्साइड्स होते हैं वो समटाइम्स जो होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्मेशन होने के बाद वो उस मेटल की सरफेस पे चिपक जाते हैं, स्टिकी होते हैं, तो फर्दर कोरोजन नहीं होती जैसे कि एल्यूमिनियम में. लेकिन कुछ केसेस में वो जो ऑक्साइड्स सल्फाइड फॉर्मेशन होती है वो मेटल की सरफेस के साथ चिपकते नहीं है, ये लाइक स्टिकी नहीं होते और पोरस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको फर्दर जो है एक्सिलरेट करते हैं. तो ये था कोरोजन का बेसिक जो है, मैंने आपको अभी तक बताया कि बेसिक प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स की तरह ही होगा और हर मेटल की कोरोजन में कुछ ना कुछ बनेगा, लाइक ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स. अब वो डिपेंड करता है कि वो ऑक्साइड सल्फाइड स्टिकी है या नहीं है. अगर स्टिकी है लाइक एल्यूमिनियम के केस में तो फर्दर कोरोजन नहीं होगी. अगर नहीं स्टिकी पोरस है लाइक आयरन के केस में तो फर्दर कोरोजन होगी. अब हम इस कोरोजन को समझने के लिए आप किसी भी मेटल को ले सकते हैं. यहाँ पे कॉमनली जो है वो आयरन की ही स्टडी की जाती है, तो यहाँ पे मैं कोरोजन को समझाने के लिए आयरन की एग्जांपल होगी और उसको हम कहेंगे रस्टिंग. आयरन के केस में हम आयरन की डिके को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग, या आयरन की कोरोजन को रस्टिंग. तो रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो सबसे पहले ये हमारे पास है आयरन रोड. इसको समझने के लिए आप भी देख सकते हैं कि आयरन रोड ही है मेरे पास और इसके ऊपर जो है रस्ट हुई पड़ी है, फ्रेश पीस नहीं था. सो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं इसमें पेंट किया हुआ है और कुछ जो है एरिया उस पर पेंट नहीं है. तो ये मेरे पास आयरन रोड है. जस्ट लाइक यस, ऐसे हमने एक आयरन रोड ले ली है. ये तो अब सारा प्रोसेस होने के बाद वाली रोड है. तो ये अभी फ्रेश पीस है जिसके ऊपर सारा प्रोसेस हो गया और उसके बाद वो यूं इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले हमने आयरन रोड ली. ये हमारे पास आयरन रोड है और सपोज करें कि ये किसी के साथ भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही जो है वो मेटल को डिके करती हैं. याद रखें, प्योर मेटल की डिके या कोरोजन
कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन इम्प्योर जो होता है उसकी जल्दी होती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज लाइक ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये कोरोजन के प्रोसेस को हवा देती है, यू कैन से एक्सिलरेट करती है। सो यहाँ पर अब ये आयरन की रोड हमने ले ली है, ये किसी भी जो है वाटर के साथ सपोज इन टच आ गई है। एक आपने ये बात भी याद रखनी है, जो आयरन की रस्टिंग हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये दोनों कंडीशंस चाहिए इसकी रस्टिंग के लिए। ना तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन हो तब भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर सिर्फ मॉइस्चर हो तब भी रस्टिंग नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों चाहिए। मॉइस्चर कह रहे हैं वाटर, वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। अब सपोज कि ये आयरन की रोड थी, ये वाटर को कोई भी ड्रॉप आया उसके साथ इन टच हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही ये इन टच होगी, अब ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, ये पूरी रस्टिंग या कोरोजन के प्रोसेस में ये सारे रिएक्शंस आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगी। जब जैसे ही याद रखेंगे कि आयरन के साथ वाटर इन टच आया है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, और हम सारे स्टडी करते हैं। कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट भी होगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। पहला रिएक्शन सरफेस पे हो गया। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर का ड्रॉपलेट भी आया, ये रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बनाया, उसकी आयनाइजेशन भी हो गई। पहला रिएक्शन ये हो गया। ये हमारे पास आयरन रोड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसको गैल्वेनिक सेल से केमिकल सेल से पहले कंपेयर कर ले कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने दो सेल्स लिए थे, एक एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा था, एक कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा था। एनोड वाला हमने देखा था जिंक था, कैथोड वाला हमारे पास कॉपर था। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे दो मेटल जिंक और कॉपर है। यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे एक तो आयरन है, दूसरा जो मेजर है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब हमने यहाँ पे किस बेस पे डिसाइड किया था कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बेस पे हमने उसको असाइन किया कि ये कैथोड है, ये एनोड है। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि फेरस और ऑक्सीजन में अगर हम ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो 1.23 वोल्ट है, अगर हम आयरन का देखें तो -0.44 वोल्ट है। मतलब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या, रिड्यूस होने का पोटेंशियल, यानी गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल। आयरन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल बहुत कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा, आयरन लूज करेगा। अब क्या होगा, ये आयरन अपना पड़ा हुआ था, ये हमारे पास मेटल, इसने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में इधर चला गया, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये रीजन कौन सा कहलाएगा, एनोडिक रीजन। यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। जिंक और कॉपर को हमने असाइन कर लिया कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, दैट्स व्हाई वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पर जिंक, ये जिंक मेटल है, जिंक ने भी क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 की फॉर्म में इधर चला गया, और जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रेवल करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन ले लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखे पहले कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, एनोड पे हम रिएक्शन लिखते हैं, सेकंड रिएक्शन लिखने लगे हैं कोरोजन के केस में, तो हमारे पास एनोड पे रिएक्शन हुआ है कि फेरस मेटल था,
फेरस मेटल था वो अपने उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया एनोड पे। अब हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने लूज कर दिए थे वो ट्रैवल करके किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ। यहाँ पर भी ये ट्रैवल करके किसकी तरफ गए हैं, ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, अब ये रिएक्शन इनफ नहीं है। यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बना है ना, इसका भी कोई ना कोई पर्पस है। ये जो कार्बोनिक एसिड है इसने जो H पॉजिटिव जो है प्रोड्यूस किए हैं, जब इसकी डिसोसिएशन हुई है, आयोनाइजेशन हुई है, तो H पॉजिटिव इसने प्रोड्यूस किए हैं। ये H पॉजिटिव और ऑक्सीजन दोनों ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और H पॉजिटिव जो कार्बोनिक एसिड से आया था। ये जो फेरस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। और साथ वाटर फॉर्मेशन होनी है। अगर हम वाटर फॉर्मेशन इसकी देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे फेरस के एक और फेरस का मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ पे जाएगा, और अब 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे और कार्बोनिक एसिड भी अपने 4 जो है H पॉजिटिव वो प्रोवाइड करेगा, मतलब फिर इसके 2 ऐसे हो जाएंगे ना। यूं हमने इसको बैलेंस कर दिया और हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गए। इसमें भी यही था, आप देखें कि जिंक जो था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसका ये एनोड पे रिएक्शन हमारे पास जिंक का आ गया था, कैथोड पे हमारे पास किसका आ गया था, कॉपर का। अभी तक सेम सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर भी जो फेरस था उसने क्या किया था, वो फेरस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ आ गया एक इलेक्ट्रोलाइट, आप इसको सपोज कर लें। यहाँ पर भी जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर करके इसको दे जा रहा था खुद Zn+2 की फॉर्म में, कहाँ आ जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट में। Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जा रहा था। और विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमने देखा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक जिंक लूज हो रहा था तो रोड थोड़ी सी कम हो गई, 2 लूज हुए, 3 लूज हुए, तो एट द एंड इस रोड की थिकनेस बहुत कम हो गई थी और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा था, इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई थी। यही हुआ था। अब यही चीज इस रोड के साथ होनी है। जब फेरस निकलते जाएंगे, वाटर कांटेक्ट कर गया है, फेरस निकलते जाएंगे, तो इस रोड की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। अब इसी पॉइंट से शो करवा रही हूं क्योंकि यहां से निकले हैं ना, तो ये जहां पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ये हमारे पास आ गया कैथोडिक रीजन। सेम हो गया ना, ये एनोड, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, सेम प्रिंसिपल है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हम इन दोनों का अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कर लिए, ये कैंसल आउट हो गया। हमने लिखा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स अस क्या बना, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ओवरऑल अभी तक हमने इतने रिएक्शन पढ़ लिए हैं। इसका तो ये गैल्वेनिक का तो ये था कि यहाँ पर गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलिटिक, एक कैथोड पे रिएक्शन हुआ, एक एनोड पे हुआ, ओवरऑल हुआ, बस खत्म। अब यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम पढ़ेंगे, मतलब कोरोजन के रस्टिंग के केस में और भी रिएक्शन होंगे। अभी मैंने सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि जो भी कोरोजन जिस मेटल की कोरोजन हो रही है, कोरोड होने के रिजल्ट में वो कोई ऑक्साइड्स या कोई सल्फाइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो जो ऑक्साइड और सल्फाइड है उन पे डिपेंड करता है कि वो मेटल फर्दर कोरोड करेगा या नहीं करेगा। लाइक अगर ऑक्साइड ऐसा है कि वो स्टिकी है तो फर्दर कोरोजन नहीं होगी, अगर वो पोरस और नॉन स्टिकी है तो फर्दर कोरोजन होगी। जैसे आयरन में होगी, एल्यूमिनियम में नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है Al2O3 वो स्टिकी होता है, चिपक जाता है और फर्दर कोरोजन नहीं होने देता। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होगा यहाँ पर ये आयरन की सरफेस पे, वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड।
अब अगर हम अपनी ये वाली आयरन रोड देख लें तो हमारा प्रोसेस यहाँ तक पहुँच गया है कि इसके साथ वाटर ड्रॉपलेट इन टच हुआ, वाटर ड्रॉपलेट आया, इन टच हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उस वाटर में जो ऑक्सीजन थी, फेरस आया, उसने उसके साथ रिएक्ट किया, लाइक यहाँ पे फेरस जो है वो वाटर में जाता गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझे, ये जो है हमारे पास एनोडिक रीजन है, यहाँ पे खाई गई है ना आयरन, ईटिंग हो गई आयरन की, कोरोजन की यही डेफिनेशन थी, ईटिंग ऑफ मेटल, यहाँ से खाई गई है, ये हमारे पास एनोडिक रीजन है। अभी यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिके स्टार्ट हो जानी है। तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि कैथोडिक रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी ये हमारा आयरन रोड है। इसके बाद नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन से बाद क्या होगा, ये जो फेरस इधर जा रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट में, यू कैन से कि फेरस वाटर और जहाँ पे वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, वहां पर जा रहा है, वहां ये फेरस ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, देखें, फेरस था, उसने रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इधर, और वाटर के साथ। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 है तो यहाँ पे 2Fe लगेगा, O3 है साथ 2H पॉजिटिव, कितने भी H पॉजिटिव साथ एलिमिनेट हो गए। ये आपके मोल्स पे डिपेंड करता है, ओके, कितने आप ले रहे हैं। तो फेरस जो है उसने क्या किया, जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे पास रीजन में, इस रीजन में वाटर और ऑक्सीजन था, उसके साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है कि यहाँ पे फेरस की यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें Fe2O3, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यानी इसकी है -6, तो इसकी क्या होनी चाहिए, +3, +3 होगी तो +3 × 2 = +6 बनेगा। फिर +6 और -6 कैंसिल होकर 0 देंगे, यानी यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है। इसका मतलब है कि फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब लास्ट जो है वो हमारे पास ये फेरिक ऑक्साइड जो बन गया है, ये यहाँ पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, नेक्स्ट फिर प्रोसीड करता है। क्या होता है कि अभी भी वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पर भी एक तो वाटर है, बाकी यहाँ पर अगर कैथोड पे भी रिएक्शन देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बोनिक एसिड के H पॉजिटिव मिलके जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो वाटर फॉर्मेशन और करते हैं। तो यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं ये भी रिएक्शन लिख दूं, अब ये डिपेंड करता है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, लाइक X हमने ले लिए हैं वाटर के, तो हमारे पास एक हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाएगी फेरिक ऑक्साइड की। ओके, अब हम इसको कहेंगे रस्ट। रस्ट क्या है, जो हमारे पास लास्ट पे आया है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ, हाइड्रेटेड वाटर की वजह से हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे, रस्ट। ये रस्ट बेसिकली क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट कोरोजन है ऑक्साइड ऑफ आयरन, या रस्टिंग है ऑक्साइड ऑफ आयरन। एल्यूमिनियम में भी ऑक्साइड्स हैं, सिल्वर में सल्फाइड्स हैं, कॉपर में, इस तरीके से डिफरेंट जो भी लेयर बनेगी उसकी जो है बेसिस पे नेम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन हुई तो आयरन को दे दिया गया नेम रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमारे पास ये जो रस्ट फॉर्म आई है, ये भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे रस्ट, ये जो Fe2O3 है ये यहाँ पे बन जाती है, ये हमारे पास क्या बन गई, रस्ट। अगर हम अपनी रोड देखें तो यहाँ पर आयरन कांटेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आ गया था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज के लिए यहाँ से डिके उसकी होना स्टार्ट हो गई। अब डिके होने के रिजल्ट में सारे रिएक्शंस हो गए, 6 रिएक्शंस जो हो गए हैं, लास्ट रिएक्शन के रिजल्ट में रस्ट फॉर्मेशन हो गई इसकी लेयर पे। अब मैंने कहा कि वो रस्ट फॉर्मेशन स्टिकी नहीं होगी अगर तो इसकी लेयर पे जहां से कोरोजन स्टार्ट हुई थी। अब ये भी है कि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि अगर सपोज हमने आयरन पेंट किया हुआ है, जहां पे आयरन इन टच आ गया सारे का सारा वाटर के साथ, जिस पॉइंट से लेट्स सपोज की स्क्रैचिंग हो ज्यादा, जो थोड़ा वीक पॉइंट हो, वहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है कि ये जो Fe2O3 बनी है ये इसके
साथ स्टिक होके नहीं रहेगी, क्या होगा, इसके साथ से डीटैच हो जाएगी। जब डीटैच हो जाएगी फर्दर एक्सपोज हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, वाटर, ऑक्सीजन, बस फिर आयरन गया। इस लेयर के बनने के बाद जो है वो कोरोजन और फास्टेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी है कि बुक्स में ऑलमोस्ट सब बुक्स में, कुछ बुक्स में ये रिएक्शन कंबाइन करके भी लिखा होता है, लाइक Fe के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, और वाटर जो होता है वो N+X लिखा होता है कि जितने मॉलिक्यूल इसके लेने और साथ ये प्रोडक्ट बनाया होता है पॉजिटिव, साथ जो है एलिमिनेट हुआ होता है। तो उस पर भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने सही तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट कर दिया है। तो ये था हमारे पास कोरोजन का टॉपिक। मैंने आपको ये आयरन पे समझाया है, आयरन की रोड लेके कैसे वो कोरोजन स्टार्ट होती है। ये नॉर्डिक रीजन है, बिल्कुल जैसे गैल्वेनिक सेल में ये खाया जा रहा है ना, मेटल थिन होता जा रहा है, ऐसे ये खाया जाएगा एट द लास्ट गया। उसके बाद ये तो एक अलग केस था कि इसके ऊपर डिपोजिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो डिपोजिशन भी हो रही है वो भी यहाँ पे नहीं रह रही, स्टिकी नहीं है, तो और ज्यादा कोरोजन को वो हवा दे रही है, यू कैन से एक्सीलरेट कर रही है। तो जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका प्रोसेस चलता जाता है और आयरन जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो ये आप किसी भी मेटल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम जो है वो यही प्रिंसिपल होगा। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स जो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं कि आया हमारा मेटल तबाह होता जा रहा है, हम कुछ तो कर सकते हैं उसको सेव कर रखने के लिए, तो वो क्या प्रिवेंशन होंगे हम उनको देखते हैं। नाउ अब हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम आयरन को स्टडी कर रहे थे, हम आयरन की ही देख लेते हैं, उसको रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हम उसको पेंट कर दें। जैसे हमारे पास रॉड थी, उसका आपने देखा कि पेंटेड एरिया जो था वो सेफ रहा है, जबकि जिस एरिया पे पेंट नहीं था वो एरिया आप देख सकते हैं कि वो एरिया कोरोड हुआ है। तो फर्स्ट यही है कि हम क्या करें, पेंटिंग कर दें जो हमारे पास है आयरन, ताकि वो रस्ट ना हो। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक मेटल के ऊपर दूसरे की डिपोजिशन कर देना, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सारी, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, मेन टॉपिक तो नहीं है, कि एक कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है चीज़ जो है हमारे पास, दूसरी एनोड के तौर पे एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, दोनों को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ हमने अटैच किया हुआ है। अब क्या होता है, जिस चीज के ऊपर हमने इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है, डिपोजिशन करनी है, उसको हम कैथोड ले लेते हैं, जिसकी करनी होती है उसको हम एनोड ले लेते हैं। फिर वही होता है, एनोड अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, खुद जो है सोल्यूशन में आता जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर जाके जो यहाँ पर सोल्यूशन में आए वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम एनोड की थिकनेस कम होती जाती है, कैथोड की ज्यादा हो जाती है, उस पर सारी डिपोजिशन हो जाती है। यूँ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में एक मेटल को दूसरे के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम डिपोजिशन करके उसको हम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को, रस्टिंग को आयरन के केस में। अब नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है एनोडिक प्रिवेंशन एंड कैथोडिक प्रिवेंशन। अच्छा, जो एनोडिक प्रिवेंशन होती है इसमें क्या होता है, जो जिस भी मेटल को, यहाँ पर आयरन की बात हो रही है, वैसे जिस भी मेटल को आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, और कैथोडिक में कैथोड के तौर पे। सबसे पहले हम एनोडिक देखते हैं, फिर कैथोडिक को डिटेल से देखेंगे। एनोडिक प्रिवेंशन में अब जो एग्जांपल आएगी, फिर हम आयरन रोड हमारे पास है, उसको हमने पेंट करना है किसी भी एनोडिक प्रिवेंशन में, तो हम कोई ऐसा मेटल यूज करेंगे जो हमारे पास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा हो। अब आपको मैं समझाती हूँ इस बात को। सपोज हमारे पास आयरन है, उसके साथ उसके ऊपर हम टिन की कोटिंग कर रहे हैं। अब हम इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पहले देखते हैं। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, -0.44 वोल्ट था। टिन का जो हमारे पास होता है वो -0.14 वोल्ट होता है। ठीक है, एनोडिक प्रिवेंशन की डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करें। कौन सी एनोडिक प्रिवेंशन क्या होती है? वो वाली प्रिवेंशन जिसमें जो मेटल
मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्ट होने कर रहे हैं हम मेटल, वो किसके तौर पे एक्ट करे, एनोड के तौर पे। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल टिन का ज्यादा है। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, टिन का ज्यादा, मतलब टिन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है। मतलब टिन कैसे किसके तौर पे एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पे। यही एनोडिक प्रिवेंशन है कि जो मेटल जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है वो एनोड के तौर पे एक्ट करे। दैट्स वाई जो मैंने बात कही थी पहले कि हमने कोई ऐसा मेटल लेना है जो कि आयरन की निस्बत कम रिएक्टिव हो, ये जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो। जाहिर बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने नई टर्म यूज कर ली है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है टिन से, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टिन की जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी आयरन से थोड़ी होगी, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो गेन करने को प्रेफर करेगा और आयरन लूज करने को। ओके, ये हो गई एनोडिक प्रिवेंशन। अब यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज कह लेंगे है कि सपोज कहीं से स्क्रैचिंग हो गई है, ये टिन का हमने कोट किया हुआ था, यहाँ से जो है, या यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से टिन जो है स्क्रैच हो गया है, आयरन एक्सपोज हो गई है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या, ऑक्सीजन और वाटर, यही तो हम पढ़ के आए, यही दोनों चीजें हमें चाहिए कोरोजन के लिए, कंपल्सरी कंडीशंस हैं। ये इस पे एक्सपोज हो गई है, अब जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया था सारा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसमें आयरन एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, टिन कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। फिर से क्या होगा, आयरन बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर करके ऑक्सीजन को देता रहेगा, वो सारा कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा, वो H पॉजिटिव देगा, वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। और हमारे पास क्या होगा कि आयरन विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसकी थिकनेस कम से कम होती रहेगी और एट डिके हो जाएगा। ये हमारे पास था एनोडिक प्रिवेंशन का डिसएडवांटेज। इसके बरअक्स अगर हम कैथोडिक प्रिवेंशन देखें, कैथोडिक प्रिवेंशन वो वाली प्रिवेंशन है जिसमें जो मेटल जो हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं वो कैथोड के तौर पे एक्ट करे। मेटल टू बी प्रोटेक्टेड एक्ट एज कैथोड। अब वहां पे जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि हमारे पास जो जिस भी मेटल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करें वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे हम जिस मेटल को भी यूज करें वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि आयरन से जो है वो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, आयरन से जिंक का। तो अगर हम जिंक की कोटिंग कर दें, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, आयरन का हमारे पास होता है, ये अभी हमने पढ़ा, -0.44 वोल्ट। अब ये बड़ा है तो ये और कम हो गया, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी कम है, तो कैथोड के तौर पे कौन एक्ट करेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी निस्बत, जिंक की निस्बत, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है। आयरन कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, जिंक एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। यहां पर भी जितनी देर तक टिन की कोटिंग थी आयरन प्रोटेक्ट था, उसे कोई फिक्र नहीं। यहाँ पर भी जब तक जिंक की कोटिंग है आयरन प्रोटेक्ट है, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ से कोई स्क्रैचिंग हो जाए तब भी आयरन प्रोटेक्ट है। कैसे स्क्रैचिंग होगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो आई, एक्सपोज हुई, अब यहाँ पे भी गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश होना है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जिंक एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और विद द पैसेज ऑफ द टाइम जिंक की थिकनेस कम होगी, आयरन को कुछ नहीं होगा। याद रखें, जो चीज एनोड पे होती है, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम यू कह ले खाई जाती है, डिके होती है उसकी, लेकिन कैथोड वाली को नहीं होता कुछ। तो यहाँ पे ये एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है ईटिंग इसकी होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, बेचारा खुद सैक्रिफाइस हो जाएगा, लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने देगा। दैट्स वाई इसको हम सैक्रिफिशियल करोजन भी कहते हैं।
सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन सॉरी भी कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको गैल्वेनाइजिंग का नेम भी दिया जाता है। आयरन की कोटिंग कर देना जिंक के साथ, ये गैल्वेनाइजिंग भी होती है, सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन भी है, सैक्रिफिशियल और कैथोडिक प्रिवेंशन भी है, या सैक्रिफिशियल कोरोजन भी इसको कहा जाता है, बिकॉज आयरन जो है वो खुद जिंक जो है वो खुद करोड हो रहा है और आयरन को उसने प्रिवेंट करके रखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो उसको चलने नहीं देगा। ये था एनोडिक प्रिवेंशन और कैथोडिक प्रिवेंशन। लास्ट पे एक चीज जो है वो पिछले टॉपिक में बतानी चाहिए थी खैर, कि एसिड जो है वो हमारे पास जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट कर देगा। व्हाई? इसका आंसर ये है कि हमने कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन करवा के जो H पॉजिटिव हमारे पास आए थे, कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन करवाई थी, H पॉजिटिव हमारे पास आए थे। ये H पॉजिटिव कहाँ यूज हुए थे? रिकॉल करें, वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि ये H पॉजिटिव हमारे पास कैथोड पे जो ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ था वहां पे यूज हुए थे। मतलब ऑक्सीजन ने और H पॉजिटिव इन दोनों ने जो आयरन के आए हुए इलेक्ट्रॉन्स थे उनको लेके वाटर बनाया था। अब एसिड की डेफिनेशन यही होती है ना कि जो H पॉजिटिव दे, तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव मिलते रहेंगे रिएक्शन ज्यादा होता रहेगा, कोरोजन भी एक्सेलरेट होगी, इसका रेट भी इनहांस होगा। दैट्स व्हाई ये भी एक MCQs में भी आ सकता है कि जो एसिड है वो रेट ऑफ कोरोजन को इनहांस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये तो मैंने आयरन को लेके किया। आप किसी भी मेटल को अगर स्टडी करें तो बेसिक प्रिंसिपल उसका यही होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। होप सो आपको सारा जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इतना टॉपिक होता है लेंथी, उसको कवर करना एक ही लेक्चर में और लेक्चर की ड्यूरेशन का ख्याल करते हुए ये बहुत मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। सो अगर कोई चीज़ रह गई है जो मैं नहीं कर पाई इसमें, और जो कुछ चीज़ जो अंदर ऐसी हो आपको ना समझ आई हो, तो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव आंसर। थैंक यू सो मच।